नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार के अंदर। तो दोस्तों, जैसा कि आप काफ़ी समय से मांग कर रहे थे कि सर सीईटी सिलेबस का संपूर्ण विश्लेषण करवाइए, तो आज हम आपको साथ हाजिर हैं सीईटी के संपूर्ण सिलेबस एवं विस्तृत व्याख्या के साथ। देखिए दोस्तों, ये जो सीईटी 2022 के अंदर हुई थी ना, तो उसका जो सरकार ने विज्ञप्ति जारी की थी उसको लेकर आए, क्योंकि अभी आप सभी जानते हैं कि नई सीईटी 2024 की अभी तक सरकार ने कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की है। परंतु आरएसएसबी बोर्ड ने अपने शेड्यूल में, एग्ज़ाम शेड्यूल में, अपने कैलेंडर के अंदर सीईटी की तारीख है वो दे दी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो सीईटी है, सीईटी 2024 जो आपकी अब होने वाली है, वो 21, 22, 23 और 24 सितंबर को एग्ज़ाम डेट आई है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये आपके लिए जो पिछली सीईटी में चूक गए थे उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ा मौका है कि आप एक बार से जो भूल हो सके आप लोगों से, उसको पुनः आप क्या कर सकें, रिवाइज कर सकें। जी हाँ दोस्तों, और जिसने सीईटी की तैयारी अच्छे से कर लेना, वो उसके लिए दोस्तों अदर्स एग्ज़ाम जो उस सीईटी के आधार पर होने वाले हैं, या आप अन्य जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं, वो उसको मक्खन के जैसे लगेंगे दोस्तों। क्योंकि वो तो आपको सिलेबस अभी देखने पर पता चल ही जाएगा कि सीईटी के अंदर क्या है और क्या नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों, पिछले विज्ञापन के आधार पर जो विज्ञप्ति उन्होंने जारी की थी 2022 के अंदर, उसके आधार पर सीईटी के अंदर अभी जो इसमें से जो इन्होंने भर्तियाँ निकाली है, उसमें से आपके जो समाज कल्याण के अंतर्गत आने वाली, जो राजस्थान समाज कल्याण एवं अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत आने वाली छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड के फार्म अभी भी चल रहे हैं दोस्तों। यदि किसी ने फार्म ये अप्लाई नहीं किया है तो अभी जाके आप अपना वो फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। इसकी डेट है, जो एग्ज़ाम डेट, वो चल रही है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बात करें अपने नेक्स्ट की, तो ये जो आपका राजस्थान एकीकृत बाल विकास अधीनस्थ सेवा के जो पर्यवेक्षक है उसका, और ये राजस्थान महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत आने वाला महिला अधिकारिता पर्यवेक्षक है, इनकी भी अभी क्या है, जो फॉर्म डेट चल रही है दोस्तों। तो जिन्होंने फॉर्म अभी अप्लाई नहीं किया है वो जल्दी से अपने एसएसओ के द्वारा फॉर्म अप्लाई कर दें। तो सामान्य दिशा निर्देश की बात करें तो वही जो हर एग्ज़ाम के अंदर देता है, और ये आपको दोस्तों पीडीएफ है, वो टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम चैनल के ऊपर आपको ये पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। अभी जैसे वीडियो आपको मिलेगी, उसके बाद ये पीडीएफ भी आपके टेलीग्राम पर अपलोड कर दी जाएगी। तो वहाँ से आप अपनी कैटेगरी वाइज जो संपूर्ण विश्लेषण है, आपको जो कोई एक्स्ट्रा बातें समझनी है, वो वहाँ से आप पीडीएफ के माध्यम से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आपने। अब इन्होंने कहा था कि वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी, परंतु पिछले एक वर्ष से ज़्यादा समय हो गया, इसलिए अब की बार सितंबर के अंदर 21, 22, 23 और 24 सितंबर डेट नोट करके रख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सीईटी महत्वपूर्ण होने वाली है। जिन्होंने पिछली सीईटी नहीं दी वो अब काफ़ी पछता रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारी भर्तियाँ सीईटी के ऊपर ही आई हैं दोस्तों। तो आज हम बात कर रहे हैं सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की। सीईटी 10+2 का भी नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्द ही आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेगा, तो बने रहेगा। देखिए, आवेदन प्रक्रिया के अंदर आपको पता है कि अपने एसएसओ आईडी के द्वारा फॉर्म भरना है, ओटीआर होगा, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होगा, जो एक बार फीस लगेगी। उसके बाद आपके जो नए फॉर्म्स अप्लाई करोगे वो क्या होंगे, फ्री होंगे, ठीक है। ओटीआर होने के, ओटीआर बड़े ध्यान से करवाना दोस्तों। ये मित्र वाले के पास बैठ के आपने एक एक आईडी प्रूफ को चेक करके फिर करवाना है, ठीक है। ये आप अदर डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। चलिए बात करते हैं परीक्षा शुल्क की। तो परीक्षा शुल्क है जो आपको सामान्य वर्ग, ओबीसी क्रिमिनल श्रेणी और अति पिछड़ा वर्ग के आवेदन, जो क्रिमिनल श्रेणी यानी कि जिनकी ओबीसी नॉन क्रिमिनल और ओबीसी क्रिमिनल दो श्रेणी होती है दोस्तों। तो जिनकी वार्षिक आय जो ओबीसी के लिए निर्धारित है उससे अधिक है, तो वो ओबीसी के अंदर नॉन क्रिमिनल में आएंगे, क्रिमिनल में आएंगे, और जो जिनकी वार्षिक आय कम है वो ओबीसी क्रिमिनल श्रेणी में आएंगे। बाकी ओबीसी नॉन क्रिमिनल और एमबीसी जो अति पिछड़ा वर्ग है वो एमबीसी, उनकी 350 फीस रहेगी आपकी, ठीक है। और एससी एसटी के जो छात्र हैं उनका सामान्य वर्ग की महिला के लिए, उनके लिए 250 रुपये की फीस रहेगी, ठीक है दोस्तों। विशेष योग्यजन के लिए भी आपके 250 रुपये लगेंगे। बात करें विभाग और जो भर्तियां अभी मैंने आपको बताई दी कि ये जो दो भर्तियां हैं, छात्रावास अधीक्षक की, समेकित बाल विकास सेवाएं के अंदर आपके पर्यवेक्षक की, और महिला अधिकारिता के अंदर महिला पर्यवेक्षक की, ये जो
भर्तियाँ दोस्तों आपके अभी क्या हो रही है, चल रही है। ठीक है, तो यदि किसी ने फार्म अप्लाई नहीं किया है तो वो जल्दी से अपना फार्म अप्लाई, लास्ट डेट का इंतज़ार मत करना, फॉर्म अप्लाई कर देना। बात करें वही दोस्तों आपके, बात करें कि अभी जैसे पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की, तो पात्रता और शैक्षणिक योग्यता के अंदर अलग अलग भर्ती के हिसाब से अलग अलग है। अभी जो करंट में जो वैकेंसीज चल रही हैं उनकी मैं आपके सामने बात कर लेता हूँ। महिला अधिकारिता के अंदर महिला पर्यवेक्षक की जो भर्ती चल रही है उसके अंदर 18 से 40 वर्ष की आपकी आयु होनी चाहिए, और भारत में किसी भी भारत की जो मान्य यूनिवर्सिटी है ना दोस्तों, उसके द्वारा आपका क्या होना चाहिए, स्नातक स्तर यानी कि बीए या बीएससी या जो भी बीकॉम है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करें अपने जो ये कनिष्ठ लेखाकार, ये भी भर्ती अभी चल रही है दोस्तों, इसके भी फार्म अभी चल रहे हैं। यदि ये भी आपने नहीं किया है अप्लाई तो कर देना सीईटी ग्रेजुएशन लेवल पर, जिन्होंने पिछली सीईटी दी है। ठीक है, बात करें समेकित बाल विकास के अंदर पर्यवेक्षक और छात्रावास अधीक्षक, इन दोनों की बात करें तो इनके लिए भी क्या है, पर्यवेक्षक के लिए उम्र है 18 से 40, और आप किसी भी मान्य यूनिवर्सिटी से बीए बीएससी या बीकॉम किए हुए यानी कि ग्रेजुएट होने आवश्यक है। और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अंदर छात्रावास अधीक्षक की भर्ती के लिए भी आपके उम्र 21 से 40, और वही किसी भी मान्य यूनिवर्सिटी से आपकी क्या होनी चाहिए दोस्तों, ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, आयु सीमा की बात करें तो दोस्तों वो है कि जो 5 वर्ष की आयु सीमा के अंदर छूट दी जाएगी वो किसको दी जाएगी, ओबीसी और एससी एसटी को। ठीक है, ये देख लीजिए आपको जो अनुसूचित एससी एसटी और ओबीसी एवं एमबीसी और ईडब्ल्यूएस, कौन कौन, एससी एसटी ओबीसी एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, उनके लिए 5 वर्ष की छूट रहेगी। वहीं अगर आप सामान्य वर्ग की महिला हैं तो भी आपके लिए कितने, 5 वर्ष की छूट रहेगी। ठीक है, सामान्य वर्ग की महिला होने पर भी 5 वर्ष की छूट रहेगी। यहीं अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति यानी कि एससी एसटी ओबीसी एमबीसी एवं ईडब्ल्यूएस की महिला हो तो आपके लिए 10 वर्ष की आयु के अंदर यहाँ पे छूट रहेगी। ठीक है, और यदि कोई कैदी है जो भूतपूर्व कैदी है उनके लिए आयु सीमा, अधिकतम आयु सीमा में कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, परीक्षा शुल्क जमा करने के दोस्तों जब ये नोटिफिकेशन आएगा, अपने पास विज्ञप्ति आएगी 2024 वाली सीटी की, तो तब अपने बात कर लेंगे। ठीक है, प्रेस पत्र आपको नॉर्मली पता है कि 4 दिन पहले आ जाता है। नियुक्ति आयोग की टाइम भी अपने बाद में बात करेंगे। ऑफलाइन ऑनलाइन आवेदन के जब ये आवेदन स्टार्ट होगा दोस्तों उस समय अपने बात कर लेंगे। कंप्लीट आपको बताया जाएगा किस प्रकार, कितने साइज़ की फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, कितने साइज़ के सिग्नेचर, कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं। ठीक है, ये दोस्तों ये सारे अपने जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऑफिशियल विज्ञप्ति आ जाएगी, फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, तब की बात है। देखिए दोस्तों, अब अपने बात करते हैं जो मुद्दे की बात है, आज अपने जिस काम के लिए अपने जो ये वीडियो बना रहे हैं तो वो दोस्तों आपका है सिलेबस। ठीक है, तो बात करें सिलेबस की तो इसके विषय वितरण के अंदर देखें दोस्तों, आपका एग्ज़ाम होगा 150 प्रश्नों का। ठीक है, 150 प्रश्न होंगे, कुल 300 अंक होंगे, यानी कि एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा। ठीक है, आपको समय मिलेगा 3 घंटे 3 आवर, यानी कि 180 मिनट आपको मिलेंगे। कितने क्वेश्चन के लिए, 150 क्वेश्चन के लिए। तो ये तो समझ लीजिए दोस्तों कि आपके पास समय बहुत होगा, आराम से आप बिल्कुल इत्मीनान से आपको अपना एग्ज़ाम करना है। ठीक है, बात करें विषयों की तो देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, यानी कि किस पर बल देते हुए दोस्तों, एक एक की पॉइंट है वो अपने को नोट करते हुए चलना है, क्योंकि अपने को क्या पढ़ना है दोस्तों, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। ऐसे ही दोस्तों पढ़ने वाली वस्तुएं बहुत मिलेंगी, बहुत बुक्स हैं, जो स्टडी मटेरियल है दोस्तों वो भरा पड़ा है बाज़ार में, आपकी पाठ्य पुस्तकों में। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है, सिलेक्टिव मैटर पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, स्मार्ट स्टडी करनी है, तो की पॉइंट अपने को नोट करते हुए चलना है। इसने यहाँ पर क्या कहा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल देते हुए, क्या कहा दोस्तों, विशेष बल देते हुए। ये बात नोट करनी है दोस्तों, विशेष बल देते हुए किस पर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर। ठीक है, राजस्थान और भारत का इतिहास, यानी कि अपने को मेन फोकस किस पर रखना है, जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम था उस पर मोस्टली अपने से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, फिर बात करें भारत का इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य परंपरा और विरासत,
भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, ठीक है। भारत और राजस्थान दोनों का भूगोल है आपके पास। राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीति व्यवस्था, यानी कि क्या पढ़नी है, पढ़नी तो इंडिया की भी पॉलिटी है, परंतु किस पर जोर देते हुए, राजस्थान की पॉलिटी पर जोर अपने को देना है, ठीक है। बात करें फिर इंडिया की जो इकोनॉमी और राजस्थान की इकोनॉमी दोनों है, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचन यानी रीजनिंग, मानसिक योग्यता यानी कि मैथमेटिक्स जो क्वेश्चन होंगे आपके वो आएंगे, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटना, यानी कि छोटा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। यानी आपने ग्रेजुएशन तो की है किसी एक सब्जेक्ट से, परंतु एग्जामिनर क्या चाहता है आपसे कि आप सभी विषयों में क्या हो, पारंगत हो। आपको हिस्ट्री भी आनी चाहिए, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको हिस्ट्री भी आनी चाहिए, ज्योग्राफी भी आनी चाहिए, पॉलिटी भी आनी चाहिए, इकोनॉमिक्स भी आनी चाहिए, और यदि आप आर्ट साइड से हैं तो आपको साइंस भी आनी चाहिए, मैथ भी आनी चाहिए, रीजनिंग भी आनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आपको कंप्यूटर भी आना चाहिए, ठीक। तो सब विषयों के स्टूडेंट्स का ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपका सिलेबस दिया गया है, ठीक है। तो इतना बड़ा सिलेबस होने पर दोस्तों सभी को पता है कि कंप्लीट सिलेबस हमसे नहीं पढ़ा जाएगा, तो हमें जो भी अपना 70 से 80% सिलेबस है वो अच्छे से तैयार करना है। इसकी आपको एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे दोस्तों, ताकि आपके समझ में आ सके कि क्या हमें पढ़ना है और क्या छोड़ना है। बात करें दोस्तों अब के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल यहाँ पे क्या है कि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, नेगेटिव मार्किंग न होने का बहुत बड़ा स्टूडेंट्स को यहाँ पर बेनिफिशियल हो जाता है, क्योंकि लगभग बच्चों को क्या होता है कि ये डर रहता है, डर के कारण वो अपने जो क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चन जो उनको आ रहे होते हैं, परंतु सस्पेंस के कारण वो क्या है उसको छोड़ के आ जाते हैं, ताकि अपने का गलत ना हो जाए। तो अब ऐसा नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन सारे करके आने हैं। बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस में देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास। तो इसमें देखिए भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, ठीक है। एक एक की पॉइंट नोट करते हुए चलना है दोस्तों, ऐसे नहीं कि अपने सारा कुछ पढ़ेंगे, जी नहीं। तो देखिए भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, 19वीं 20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, यानी कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में विशेष जोर देना है, ठीक है। जो दयानंद सरस्वती थे, स्वामी विवेकानंद थे, ठीक है, अरविंदो घोष थे, इनके अलावा जो जितने भी अपने तिलक जी थे, उनके द्वारा जो सामाजिक सुधार के क्या क्या कार्य किए गए, जैसे राजा राम मोहन राय जी के द्वारा सती प्रथा पर रोक लगवाई गई। ये ऐसे जो की पॉइंट्स है, जो मुख्य घटनाएं हैं इतिहास की, वो अपने को ध्यान में रखते हुए चलनी है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन विभिन्न अवस्थाएं, इसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों के योगदान एवं उनके योगदानकर्ता और उनका योगदान, यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुख्य किन किन लोगों ने कि अपने क्या क्या भूमिका निभाई थी, उसके बारे में भी अपने को नोट ध्यान में रखते हुए उनको भी अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति और किसान आंदोलन। देखिए दोस्तों, जहाँ पर किसान आंदोलन आ गया, यानी कि अपने को जनजाति आंदोलन भी पढ़ना ही पड़ेगा। ये एक दूसरे से क्या है, कोरिलेटेड सब्जेक्ट्स है, टॉपिक है। जैसे यहाँ पर जनजाति आंदोलन आ गया तो आप किसान आंदोलन भी साथ में पढ़ना पड़ेगा। उसी प्रकार राजनीति जनजागरण और प्रजामंडल, ये दोनों क्या है, कोई अलग विषय नहीं है, तो इन्होंने क्या साथ में से अपने को मेंशन भी किया है कि आपको प्रजामंडल आंदोलन और राजनीतिक जनजागरण दोनों ही पढ़ने हैं, ठीक है। स्वतंत्रोत्तर यानी कि स्वतंत्रता के पश्चात, आज़ादी के पश्चात, ये क्या कहना चाह रहा है एग्जाम, ये जो यहाँ पे हम अपने से पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकीकरण, राज्यों के पुनर्गठन, नेहरू युग में संस्थानिक निर्माण, विज्ञान एवं तकनीकी का विकास। यानी कि दोस्तों बात करें नेहरू जी के युग की, तो नेहरू जी का युग है 1964 तक। 1964 में उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो तब तक का अपने को इंडिया का क्या करना है, एकीकरण, राष्ट्रीय एकीकरण क्या हुआ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारत ने क्या क्या उपलब्धियाँ हासिल की, ठीक है। विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का निर्माण हो, चाहे हरिकोटा के अंदर हो, कुछ भी जो भी अपने इस युग 1947 से और 1964 तक की मुख्य घटनाएं किस किस क्षेत्र की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, नेहरू के सांस्थानिक निर्माण, जो कौन कौन सी संवैधानिक संस्थाओं का निर्माण हुआ था उस समय में, राज्यों के पुनर्गठन के आधार पर, यानी कि भाषाओं के आधार पर जो राष्ट्रीय पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, उसके निर्णय कौन कौन से राज्य नए बने थे उस समय के, ठीक है दोस्तों, वो सारा अपने को पढ़ना है। बात करें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत की,
तो राजस्थान के अंदर अपने को देखिए सबसे पहले प्राचीन सभ्यताएं कालीबंगा, आहड़, बैराठ, बालाथल, ठीक है, ये सारी सभ्यताएं अपने को पढ़नी है दोस्तों, ठीक है। इसने अपने को मेंशन कौन सी किए हैं देखिए, उनके ऊपर अपने का अपना विशेष बल रहेगा। देखिए कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराठ, ठीक है, ये विशेष तौर पर पढ़नी है दोस्तों। बाकी का क्या है अपने को मोटा मोटा ऊपर से ध्यान होना चाहिए कि जैसे गिलिंड की खोज किसने की थी, ठीक है। और बात करें जोधपुरा सभ्यता, तो जोधपुरा सभ्यता अपने को पता होना चाहिए कि यहाँ भी ये जयपुर के अंदर आती है, 9 भरतपुर के अंदर है, ठीक है। इस प्रकार से अपने को थोड़ा थोड़ा क्या होना चाहिए दोस्तों, ध्यान होना चाहिए। बाकी पढ़नी अपने को मेनली कौन कौन सी है, कालीबंगा बड़े अच्छे से पढ़नी है, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराठ, ठीक है। बात करें राजस्थान के इतिहास की संपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश एवं उनकी प्रशासनिक एवं राजव्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम, यानी कि दोस्तों जितने भी मुख्य राजवंश है, जैसे मेवाड़ राजवंश, मेवाड़ के पहले क्या थे, गुहिल और फिर सिसोदिया कहलाए। राठौड़ राजवंश जोधपुर वाला, सॉरी राठौड़ आपके पढ़ने हैं सारे, जोधपुर और बीकानेर दोनों के। भाटी राजवंश जैसलमेर वाला, हनुमानगढ़ वाला। उसके बाद आपका कछवाहा वंश। मेनली आपके दोस्तों जैसे बात करें तो मेवाड़, मारवाड़, जयपुर और राठौड़ वंश जो मारवाड़ का है ये मुख्य हैं। इसके अलावा करौली के यादव भी हैं, भरतपुर और अलवर के जाट भी हैं, टोंक के अंदर जो नवाब भी थे, ये भी अपने को मोटा मोटी सारा पढ़ते हुए चलना है। मेन फोकस इन अपने को 4 राजवंशों पर रखना है, ठीक है, मेवाड़, मारवाड़, जयपुर और आपका ये जैसलमेर वाला, ठीक है। तो इसमें जैसे ये देखिए दोस्तों ये कोरिलेटेड सब्जेक्ट अपने हो जाते हैं। देखिए राज्य व्यवस्था, सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम, तो सामाजिक सांस्कृतिक आयाम राजाओं ने, महाराजाओं ने क्या क्या बनवाए थे दोस्तों, कौन कौन से मंदिरों का निर्माण किया, कौन से दुर्ग बनवाए, ठीक है, ये भी अपने को ध्यान में रखते हुए चलना है। तो ये यहाँ पे आगे आपका देखिए नेक्स्ट टॉपिक ये आ गया किले एवं स्मारक है, कलाएं, चित्रकलाएं, हस्तशिल्प। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, कोरिलेटेड हो गए, ठीक है। एक को पढ़ेंगे तो दूसरा अपने आप समझ में अपने समझ में आ जाएगा, उसके ऊपर समझ अपनी विकसित हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए दोस्तों आज ये वर्तमान का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है, राजस्थान साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियाँ, क्षेत्रीय बोलियाँ, ठीक है। तो आपको मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, रागड़ी, मारवाड़ी, सारी की सारी बोलियाँ अपने को पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। ये इन पर सबसे ध्यान दिया जाएगा और साहित्यकार हैं उनकी रचनाएं हैं, आपने को मेंशन तो नहीं किया है पर वो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, पीछे वाली सीटी के अंदर भी क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट बात करें मेले त्योहार, मेले त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, राजस्थानी संस्कृति की परंपरा एवं विरासत, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, ठीक है, संत एवं लोक देवता। अब देखिए धार्मिक का आंदोलन और संत और लोक देवता, ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये यदि अपने करते हैं तो इसके साथ साथ मंदिर स्थापत्य भी आधा अधूरा आ जाएगा, तो वो भी अपने को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, तो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों के अंदर आपके किले स्मारक भी आ गए, ठीक है, मंदिर एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थल भी आ गए। उसके अलावा जो सांस्कृतिक एवं सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल थे उनके बारे में अपने को पढ़ना है। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, तो व्यक्तित्व के अंदर देखिए दोस्तों आपने ये छोड़ भी नहीं सकते, ये मुख्य जो लेखक, कवि एवं इतिहासकार हैं वो भी मुख्य व्यक्तित्व है। वर्तमान के अंदर कोई व्यक्ति जैसे भजनलाल सरकार के अंदर कोई कैबिनेट मंत्री है, कोई विशेष कार्य करने जिन्होंने अपने करंट के अंदर भी कोई विशेष कार्य किया है, कोई खिलाड़ी है, वो भी राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व बन जाते हैं। तो ये टॉपिक ना, ये जो आपके 3 शब्द है ना, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, ये सुनने में छोटा लग रहा है पर तो है काफ़ी बड़ा, तो इसको भी अपने अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। बात करें राजस्थान का एकीकरण, तो राजस्थान का एकीकरण दोस्तों ये आ गया आपका जो पीछे प्रजामंडल आंदोलन और वो पढ़े थे ना, उनसे रिलेटेड ये टॉपिक यहाँ पे देखिए दोस्तों। अपने बात की थी कि राजस्थान का जो सभ्यताएं, उसके बाद राजवंश, उनकी सामाजिक अर्थव्यवस्था, उसके अलावा आपने बात की थी ना प्रजामंडल आंदोलन और किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, ये देखिए इनके साथ ही वो क्या है, वो एकीकरण प्रजामंडल आंदोलन के साथ ही यहाँ पे अपने कोरिलेट करके पढ़ना पड़ेगा।
बात करें भारत के भूगोल की, तो भारत के भूगोल का भारत का भौतिक स्वरूप यदि दोस्तों आपको दे दिया तो राजस्थान का दे दे चाहे भारत का दे दे, भौतिक स्वरूप में अब लगभग कंप्लीट चीज़ें आ जाएंगी। क्योंकि भौतिक स्वरूप में आपको पर्वत पढ़ने पड़ेंगे, मैदान पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उन मैदानों के अंदर कौन कौन सी नदियाँ हैं, कौन कौन सी फसलें हो रही हैं, मिट्टी कैसी है, ये सारी पढ़नी पड़ेंगी। तो जो अदर टॉपिक्स हैं वो भी अपने इसके अंदर कवर हो जाते हैं। जलवायु एवं मानसून तंत्र, प्रमुख नदियां, बांध, झील, सागर, भारत की बात कर रहे हैं दोस्तों। मुख्य नदियाँ जैसे अब नदियां, बांध, झील और सागर राजस्थान के अंदर ही बहुत सारे हैं, तो भारत में तो कोई लिमिट ही नहीं है दोस्तों, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो सभी तो अपने याद कर नहीं सकते, परंतु जो जो मुख्य हैं जैसे भाखड़ा नागल बांध है, आपके अदर जो बांध हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट बांध है जो वो आपको ऐसे याद करने हैं। वन्य जीव एवं जंतु तथा अभ्यारण्य, प्रमुख फसलों में देखिए दोस्तों गेहूँ, चावल, कपास, गन्ना, चाय एवं कॉफ़ी। तो देखिए दोस्तों वैसे तो अपने कितना भी पढ़ सकते हैं, अथाह है, कोई लिमिट नहीं है। ये इतने टॉपिक दे दिए, उस टॉपिक को कितना ही अपने गहनता तक पढ़ सकते हैं। परंतु अपने को क्या करना है, मैंने आपको बताया की पॉइंट ध्यान में रखते हुए चलना है। जो एग्जामिनर ने अपने को पॉइंट किया है, जो नोटिस अपने को करते हुए चलना है। देखिए यहाँ पे गेहूँ, चावल, कपास, गन्ना, चाय और कॉफ़ी, इन्हीं के बारे में ही विशेष अपने को जोर देते हुए पढ़ना है। प्रमुख खनिज लौह एसक, मैग्नीज, बॉक्साइट एवं अभ्रक। अब देखिए खनिज टॉपिक इतना बड़ा हो जाता है कि खनिजों को यदि अपने पढ़ते हुए चलें तो कोई लिमिट नहीं है। आप पूरे के पूरे जो अपनी तैयारी का टाइम है वो खनिजों को दे दे तो भी कम रहेगा, इतना लंबा पढ़ने वाला सब्जेक्ट है। परंतु अपने को कौन कौन से ध्यान रखने हैं, मैग्नीज, बॉक्साइट एवं अभ्रक, इन्हीं पे ध्यान रखते हुए चलना है। ऊर्जा संसाधन की बात करें, परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, इनमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। क्योंकि दोस्तों वर्तमान समय में क्या है, सरकार किस पर बल दे रही है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर बल दे रही है। जगह जगह सोलर प्लेटें लगाई जा रही है, सोलर प्लांट लगाई जा रही है। और प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में जो सोलर योजना भी अपने देश के अंदर लागू की है, प्रधानमंत्री घरे सोलर विद्युत योजना जो लागू की है, ठीक है, अयोध्या से, वो भी उसको भी मेंशन करते हुए यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो करंट को ध्यान में रखते हुए अपने को चाहे कोई सा सब्जेक्ट हो, वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर सभी पढ़ते हैं। प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक प्रदेश, राष्ट्रीय राजमार्ग, परिवहन के साधन एवं व्यापार, ये हो गए आपके इंडिया ज्योग्राफी के टॉपिक। कौन कौन से हो गए, भौतिक स्वरूप, जलवायु, मानसून तंत्र, नदी, बांध, झील, सागर, वन्य जीव जंतु एवं अभ्यारण्य, फसलों के अंदर गेहूँ, चावल, कपास, गन्ना, चाय और कॉफ़ी, खनिजों के अंदर लौह एसक, मैग्नीज, बॉक्साइट एवं अभ्रक, और गैर परंपरागत एवं परंपरागत ऊर्जा स्रोत, औद्योगिक क्षेत्र एवं उद्योग, राष्ट्रीय राजमार्ग और परिवहन के साधन। बात करें राजस्थान के भूगोल की, तो राजस्थान के भूगोल के अंदर देखिए दोस्तों भूगर्भिक संरचना एवं भूआकृतिक प्रदेश, राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा गया है, आप कमेंट करके जल्दी से बताइए। और इसी यूट्यूब चैनल पर आपको राजस्थान के भूगोल से संबंधित व्याख्यात्मक एवं देखिए दोस्तों पहले उनकी व्याख्या की गई है, फिर MCQ डाले गए हैं, जिससे आपकी संपूर्ण व्याख्या भी हो गया, आपका टॉपिक भी कवर हो गया, और आपने उसका क्या कर लिया, प्रश्नों के माध्यम से अभ्यास भी कर लिया। तो वो वीडियोज आप जरूर देखिएगा। तो राजस्थान के भूगोल के अंदर बात करें तो भूगर्भिक संरचना, भूआकृतिक प्रदेश, जलवायु दशा, मानसून तंत्र एवं जलवायु प्रदेश, राजस्थान का आबोहवा तंत्र, झील, सागर, बांध, जल संरक्षण की तकनीकें, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव जंतु एवं अभ्यारण्य, मृदा, रबी एवं खरीफ की प्रमुख फसलें, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता एवं लिंगानुपात, प्रमुख जनजातियाँ, धात्विक एवं अधात्विक खनिज पदार्थ, ऊर्जा संसाधन, परंपरागत एवं गैर परंपरागत, पर्यटन स्थल, यातायात के साधन, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल एवं वायुयान। देखिए दोस्तों जो सिमिलर से टॉपिक हैं आपके, जो आपके इंडिया ज्योग्राफी के अंदर दिए गए हैं और राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर दिए गए। तो बात करें इंडिया ज्योग्राफी वाले टॉपिकों की, तो वो अपने विशेष संदर्भ राजस्थान का देखते हुए पढ़ेंगे, जो अपने को पहले मेंशन कर दिया गया है। राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, देखिए दोस्तों दे दिया ना कि राजस्थान पर विशेष बल, ज़्यादा किस्मों के जो बल है वो किस पर रहेगा, राजस्थान वाले पॉलिटी पर रहेगा। तो भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, संघीय ढांचा, संवैधानिक संशोधन, आपातकालीन प्रावधान, जनहित याचिका आदि आपके क्या है इसके अंदर मेंशंस है। संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषताएं, तो कंप्लीट संविधान पढ़ना अपने को, ऐसे नहीं कि बेर एक्ट लेके बैठ जाएं, कोई भी आप संविधान की कोई पतली सी अपनी
बुक या गाइड उठा लें और उसमें से आप कवर कर लें, या आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। और चाहें तो कोई कोर्स या वीडियोज़ यूट्यूब पर भी काफ़ी वीडियोज़ अच्छे अच्छे पड़े हैं दोस्तों पॉलिटी के, तो उससे भी आप ये कवर कर सकते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय। बात करें आगे संघीय एवं राज्य कार्यपालिका, निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य सूचना आयोग, लोकपाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, स्थानीय स्वायत्त शासन एवं पंचायती राज। तो दोस्तों कंप्लीट आ गया, सरकार के तीनों स्तर आ गए। इन्होंने संघ स्तर के लिए भी सरकार में पूछ लिया, संविधान भी पूछ लिया, राज्य स्तर के सरकार का भी पूछ लिया और स्थानीय सरकार का भी पूछ लिया, स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज दे दिया ना। और न्यायपालिका में भी जो आपके सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी पूछ लिया और राज्य के हाई कोर्ट्स के बारे में भी पूछ लिया। राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग। बात करें भारत की अर्थव्यवस्था की तो बजट निर्माण, बैंकिंग, लोक वित्त, वस्तु एवं सेवा कर, राष्ट्रीय आय, समृद्धि एवं विकास का आधारभूत ज्ञान, राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियाँ, सब्सिडी लोन वितरण प्रणाली। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो ई कॉमर्स, अर्थव्यवस्था के प्रमुख साधन, कृषि, उद्योग, सेवा और व्यापार क्षेत्रों में वर्तमान स्थिति, मुद्दे एवं पहल, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नील क्रांति, पंचवर्षीय योजनाएं, नियोजन प्रणाली, प्रमुख आर्थिक समस्याएं, सरकार की पहल, आर्थिक सुधार एवं उदारीकरण। तो कंप्लीट इकोनॉमी भी आपके कवर यहाँ पर हो जाती है दोस्तों। तो किसी भी वर्ग के स्टूडेंट्स ऐसे निराश नहीं हो, ना ही तो कॉमर्स वाले निराश हों कि हमारे सब्जेक्ट नहीं है, हमें अदर सब्जेक्ट, अदर तो दोस्तों सभी को पढ़ने पड़ेंगे, साइंस वालों को भी अदर सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे यदि सीटी आपको तैयार करनी है अच्छे से। आर्ट वालों को भी साइंस, मैथ और आपके कॉमर्स वाला पार्ट पढ़ना पड़ेगा, कॉमर्स वालों को भी साइंस और आर्ट वालों का पढ़ना पड़ेगा, साइंस वालों को भी आर्ट और कॉमर्स वालों का पढ़ना पड़ेगा। तो सभी को समानता का अधिकार का यहाँ पर विशेष ध्यान रखा गया है दोस्तों आपके सिलेबस में। बात करें आगे तो आपके सब्सिडी लोक वितरण प्रणाली, ई कॉमर्स आ गया, अर्थव्यवस्था आ गई के प्रमुख क्षेत्र जैसे कृषि, उद्योग एवं सेवा, व्यापार क्षेत्र आ गए, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति। हरित क्रांति दोस्तों कृषि से संबंधित है, श्वेत क्रांति आपके दुग्ध से संबंधित है, नीली क्रांति आपके मत्स्य उद्योग से संबंधित है। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाएं एवं नियोजन प्रणाली, प्रमुख आर्थिक समस्याएं एवं सरकार की पहल, आर्थिक सुधार एवं उदारीकरण। बात करें राजस्थान की अर्थव्यवस्था की तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में राजस्थान की खाद्य व्यावसायिक फसलें, कृषि आधारित उद्योग। देखिए दोस्तों यहाँ पे भी उद्योग आ गया, कृषि आ गई ना, और खाद्य फसलें आ गई। और यही सेम टॉपिक आपको ज्योग्राफी के अंदर भी देखने को मिले थे। तो ऐसे एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके पढ़ें। तो यहाँ पे आपको करंट से संबंधित पूछेगा और वहाँ पे आपको ज्योग्राफी के कंप्लीट ज्योग्राफी के अंदर से पूछेगा। तो ये क्वेश्चंस मिक्स होके भी आ सकते हैं दोस्तों। वर्ध सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं, ये नदियाँ और सिंचाई परियोजनाएं अपने को ज्योग्राफी में भी पढ़नी है, यहाँ पर भी पढ़नी है। बंजर भूमि, सूखा क्षेत्र विकास परियोजनाएं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, IGNP दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन लगभग एग्जाम में आ ही जाता है, ये टॉपिक जब दिया हो। उद्योगों का विकास है, उनका स्थान, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, लघु कुटीर एवं ग्राम उद्योग, निर्यात सामग्री, राजस्थानी हस्तकला आदि। गरीबी एवं बेरोजगारी, अवधारणा, प्रकार, कारण, निदान एवं वर्तमान फ्लैगशिप योजनाएं, यानी कि गरीबी एवं बेरोजगारी से संबंधित इनकी अवधारणा, प्रकार, इनका कारण और इनसे निदान कैसे पाया जाए। वर्तमान में फ्लैगशिप योजनाएं कौन कौन सी चल रही है गरीबी एवं बेरोजगारी से मुक्ति के लिए। सामाजिक न्याय अधिकारिता, कमजोर वर्गों के लिए कौन कौन से प्रावधान कर रहा है, वो भी अपने को ध्यान में रखना है। विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, ठीक है, जैसे विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं चलाई रही हैं। अब देखिए नई सरकार बनी है तो कुछ योजनाओं के नाम भी चेंज कर रही है, तो वो नाम चेंज वाले भी अपने को ध्यान रखना है कि अभी जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना था उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, इंदिरा गांधी रसोई योजना का नाम बदल के क्या किया है। कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का नाम बदल के भजनलाल सरकार ने कौन सा नाम रख दिया है और इंदिरा गांधी रसोई योजना का नाम बदल के क्या रख दिया गया है। ठीक है, बात करें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, ये नरेगा जिसको अपने क्या बोलते हैं मनरेगा। विकास संस्थाएं, सहकारी आंदोलन, लघु उद्यम, वित्तीय संस्थाएं, संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका ग्रामीण विकास में क्या भूमिका। देखिए 73 संविधान संशोधन के बाद जो 1993 के अंदर किया गया था ना,
1993 मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा। तो उससे रिलेटेड, माफ़ कीजिए दोस्तों, मोरारजी देसाई नहीं, पीवी नरसिम्हा राव। जी हाँ, पीवी नरसिम्हा राव सरकार थी उस समय। राजीव गांधी की सरकार गिर गई थी और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी थी। राजीव गांधी 64वां बिल जो संविधान संशोधन बिल लेके आए थे वो पास नहीं हो पाया सरकार गिरने के कारण। फिर मोरारजी देसाई, अरे फिर वो आ गया, सॉरी, पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार बनी और उन्होंने ये जो पंचायती राज व्यवस्थाओं के लिए नया अधिनियम पारित कर कानून बनाया था। बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, आंतरिक प्रौद्योगिकी एवं उपग्रह, ठीक है। उसके अलावा विद्युत धारा, उष्मा कार्य ऊर्जा, ये भी आपको कंप्लीट पढ़ना है। आहार एवं पोषण, मनुष्य के लिए जो आहार में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिपिड, जल, ये कंप्लीट आपको पढ़ते हुए चलना है। रक्त संबंध, ठीक है, ए बी ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, आरएच कारक कौन कौन से होते हैं। स्वास्थ्य देखभाल के अंदर संक्रामक एवं असंक्रामक रोग, ठीक है, पशुजन्य रोग, यानी संक्रामक और असंक्रामक के अंदर आपको सारी पढ़ने दोस्तों। वायरस जनित, प्रोटोजोआ जनित, जीवाणु जनित सभी रोगों को विशेष तौर पर पढ़ते हुए चलना है। पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय परिवर्तन एवं इसके प्रभाव, जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं संधारणीय विकास, जंतुओं एवं पादपों का आर्थिक महत्व, कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी, पशुपालन राजस्थान के विशेष संदर्भ में। जी हाँ, देखिए दे दिया ना कि पशुपालन अपने को किससे रिलेटेड पढ़ना है, राजस्थान से कोरिलेट करके अपने को पशुपालन यहाँ पर ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास राजस्थान के विशेष संदर्भ में, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक है ना आपके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास राजस्थान के विशेष संदर्भ में, ये आपके करंट से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि कौन से टॉपिक में कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे नहीं कि सारे पढ़ते जाएं। अब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में राजस्थान का विकास, तो आपने राजस्थान का जब गठन हुआ था 30 जनवरी 1949 को, तब से लेकर वर्तमान स्वरूप में आया था, तब से लेकर अब तक बहुत बार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का लगातार विकास होते जा रहा है, परंतु उसको अपने को करंट से संबंधित, वर्तमान में क्या चल रहा है उससे संबंधित करके पढ़ना है। भौतिकी एवं रासायनिक परिवर्तन, अम्ल, क्षार, लवण, ब्लीचिंग पाउडर, खाने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, साबुन एवं अपमार्जक, ये भी आपको सारे को पढ़ते हुए चलना है। बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपका मैकिंग सीरीज, एनालॉजी, मैकिंग सीरीज जो श्रृंखला बनाने वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो, ठीक है। फिगर मैट्रिक्स क्वेश्चन एवं क्लासिफिकेशन, अल्फ़ाबेट टेस्ट, जो ABCD वाले क्रम बदल के दिया जाता है कि इसको ये बोलें तो इसको ये बोलें, क्या आएगा, ठीक है। पैसेज एवं कॉन्क्लूशन, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध वाले के प्रश्न आपके। ये पैसेज वाला दोस्तों, ये तो याद आ ही रहा होगा आपका कि अभी 10th और +2 कुछ स्टूडेंट्स की तो पास ही उसी आधार पर रही है कि हमारे क्या जाता है, पैसेज आता है, और पैसेज आता है तो उसमें से क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, टिक हो जाते हैं। बात करें कोडिंग, नेक्स्ट टॉपिक की, तो कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ठीक है, यानी कि दिशा एवं दूरी वाले क्वेश्चन, पूर्व चलकर पश्चिम चला, ऐसे वो क्वेश्चन आते हैं ना, वो वाले क्वेश्चन। सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था, इनपुट आउटपुट वाले क्वेश्चन दोस्तों, जिसके आपको कुछ अंक दे दिए जाएं और उसके आगे कौन सा क्रम आएगा। नंबर रैंकिंग एंड टाइम स्क्वेयर, मेकिंग जजमेंट, कुछ कथन एवं वाक्य वाले क्वेश्चन। लॉजिक अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, लॉजिकल अरेंजमेंट, जैसे कि आपको क्वेश्चन के अंदर गलत मीनिंगफुल क्वेश्चन दे दिए जाए, उनको वर्ड्स को सही सेट करना हो। इंसर्टिंग इन मशीन करेक्टर इन नंबर्स, श्रृंखला वाले बीच में से कोई नंबर हटा दिया, जैसे दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो 1, 3 फिर डैश डैश और 7, तो अभी यहाँ पर अपने को पता है कि कौन सा आएगा, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो आएंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशंस में एवरेज रेशियो, यानी कि अनुपात समानुपात वाला, औसत, और एरिया ट्राइंगल, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, सर्किल वृत्त का क्षेत्रफल, इलिप्स आपके जो दीर्घवृत्ताकार आकृति होती है, इस प्रकार दीर्घवृत्ताकार आकृति का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल और सिलेंडर
यानी कि बेलन का क्षेत्रफल, ठीक है। उसके बाद बात करें परसेंटेज, प्रतिशत, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि SI CI, सामान्य एवं चक्रवर्ती ब्याज, यूनिटी मेथड, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, एवरेज, एवरेज यानी कि औसत, और रेशियो प्रोपोर्शनल और वॉल्यूम, स्फीयर, सिलेंडर, क्यूब और कोनिया। ये तो 3D आ गया दोस्तों, ठीक है। यानी कि क्या आ गया यहाँ पे आपके मेंसुरेशन का 3D वाला प्रश्न आ गया। स्फीयर अभी आपको बताया, सिलेंडर बेलन, क्यूब घन, कोन शंकु। नेक्स्ट बात करें अपने तो हिंदी के बाद लैंग्वेज आपके हिंदी और इंग्लिश दी गई है। तो हिंदी के अंदर आपके संधि, संधि विच्छेद, संधि और संधि विच्छेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक और अवयव दिया गया है। समास, समास के भेद, समास और समास के 6 भेद, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची और अनेकार्थक शब्द। तो हिंदी दोस्तों आपको जल्द ही हम कंप्लीट हिंदी करवाएंगे, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको यानी कि हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से हिंदी करनी है या फिर आप चाहते हैं कि आपको MCQ के माध्यम से अभ्यास करवाया जाए, हिंदी आप खुद पढ़ लेंगे। तो आप ये पोल ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हिंदी आपको बड़े अच्छे से करवाई जाएगी दोस्तों। देखिए जैसे संधि है तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि आपके उंगलियों पे याद होगी। उसी प्रकार बात करें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक और अव्यय, ये सभी टॉपिक्स आपको इतने बेहतरीन तरीके से करवाए जाएंगे कि दोस्तों भविष्य में आपको इनकी तरफ दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी कि आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। बात करें विराम चिन्ह, ध्वनि एवं उनका वर्गीकरण, प्रभाषिक शब्दावली, यानी कि हिंदी और इंग्लिश से आपको क्या करना है, हिंदी के शब्दों जैसे प्रभाषिक शब्दावली अर्थात दोस्तों जैसे आपके हो गया शब्द एक मैं जैसे बोलूँ आपको, सम्मन हो गया, राजपत्र, अभिपत्र, ठीक है। इस प्रकार के जो शब्द हैं जो क्या प्रशासन के अंदर ही, प्रशासनिक कार्यों के अंदर ही यूज किए जाते हैं, वो ऐसे शब्दों का आपको यहाँ हिंदी और इंग्लिश में अर्थ ध्यान होना चाहिए। शब्द शुद्धि, ठीक है, वाक्य शुद्धि, सॉरी ये देखिए शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे या लोकोक्तियाँ, राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति, पत्र या उसके प्रकार, जो ऑफिशियल लेटर है, अनऑफिशियल लेटर है, वो सारे पत्र व्यवहार आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश के अंदर यूज ऑफ आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स आपको पढ़ना है, टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंस, यानी कि कौन सी वाक्य बदलने, टेंस का कौन सा किस टेंस में जाएगा, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, साइड टेंस, वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़नी है, नरेशन पढ़नी है आपको, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ना है, यूज ऑफ प्रीपोजिशन पढ़ना है, इन, इनटू, ऑफ, फ्रॉम, इस प्रकार से सारे प्रीपोजिशन पढ़ने हैं। ट्रांसलेशन ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन इंग्लिश सेंटेंस इनटू हिंदी एंड वॉइस वर्सा, यानी कि आपको हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में सेंटेंस आपको बनानी आनी चाहिए। सिनोनिम एंड एंटोनिम, सिनोनिम यानी कि समानार्थी शब्द, समानार्थी या इसको अपने बोलते हैं पर्यायवाची भी बोल सकते हैं, और एंटोनिम अर्थात विलोम शब्द आपको पढ़ने हैं। बात करें ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स, यानी कि जो वही बात प्रभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक शब्दों के अंदर, प्रशासनिक कार्यों के अंदर यूज होने वाले जो शब्द हैं उनका आपको हिंदी और हिंदी वर्जन के साथ साथ यानी कि हिंदी मीनिंग आपको ध्यान होना चाहिए, ऐसे शब्द आपसे पूछे जाएंगे, तो वो हिंदी और इंग्लिश के आपके एक साथ तैयार हो जाएंगे। लेटर राइटिंग यहाँ पर भी है, ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, यानी कि जिसको अपने सेमी ऑफिशियल बोलते हैं ना, वो लेटर, अर्धशासकीय पत्र, ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल और कैरिकुलर एंड नोटिस आपको भी यहाँ पर पढ़ते हुए चलना है। इसके बारे में दोस्तों एक नोट बात यानी कि दी गई है, जो लेटर राइटिंग है उसके बारे में अपने से कहा गया है कि लेटर राइटिंग एक क्या है, जो सब्जेक्टिव हो जाता है, यानी कि लिखने वाला अपने को प्रारूप हो गया, परंतु उसके लेटर का प्रारूप कैसा होता है, कहाँ सब्जेक्ट आएगा, किस लेटर के अंदर सर का प्रयोग किया जाएगा, यूअर्स ओबीडेंटली, यूअर्स हेल्पफुली, ठीक है, वो शब्द हम कहाँ पर प्रयोग करेंगे, उसके आधार पर अपने को इस यहाँ पर जवाब देना होगा। आइडियम्स एंड फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये आपके आ गया इंग्लिश का। अब बात करें कंप्यूटर के ज्ञान की, तो कंप्यूटर के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर,
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कंप्लीट जो कंप्यूटर की सामान्य जानकारी वो पढ़नी पड़ेगी दोस्तों। सॉफ्टवेयर रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये भी पढ़ना है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का, एमएस ऑफिस के अंदर आपको एमएस वर्ड पढ़ना है, एमएस एक्सेल पढ़ना है, सेपरेट शीट पढ़नी है और पावर पॉइंट भी पढ़ना है। अब अंतिम टॉपिक देखिए दोस्तों, आपके रह गया करंट। तो राजस्थान भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व का करंट आपको पढ़ना पड़ेगा। वर्तमान में चर्चित व्यक्तित्व, ये दोस्तों जो अभी आपके जब राजस्थान में महत्वपूर्ण व्यक्तित्व आए थे ना, उस टॉपिक से रिलेटेड ये यहाँ पर आपके चर्चित व्यक्तित्व आ गया। चर्चित स्थान एवं संस्थाएं, खेल एवं खेलकूद संबंधी गतिविधियाँ। ठीक है, तो बात करें अभी दोस्तों, आपको ये कंप्लीट सिलेबस का विश्लेषण करवाया गया है। आप हिंदी की क्लासेज के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट आपको CT 12th लेवल यानी कि 10+2 का सिलेबस भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।